नमस्कार, नेक्स्ट साइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और उन्होंने कहा कि ये प्रयास गुजरात में शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें अनुकूल वातावरण भी प्रदान कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की एक्स पर की गई पोस्ट की प्रतिक्रिया में श्री मोदी ने कहा कि बहुत उत्साहित करने वाली जानकारी यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों से गुजरात में शेरों को अनुकूल माहौल मिलने के साथ ही उनका संरक्षण भी सुनिश्चित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे शेरों की संख्या बढ़ करके हो गई है 891 और ये गुजरात के 11 जिलों में 58 तालुकाओं और 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई 16वीं शेर गणना थी। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार जब गणना की गई थी वर्ष 1990 में, तब शेरों की संख्या थी 284, तब एरिया था 6,600 वर्ग किलोमीटर, जो अभी बढ़ करके 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर यात्रा आगे बढ़ती है। वर्ष 1995 में शेरों की संख्या 304 हो गई और एरिया बढ़ करके 10,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर वर्ष 2001 में शेरों की गणना होती है और शेरों की संख्या बढ़ करके 327 हो जाती है और एरिया भी बढ़ता है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया हो जाता है। फिर गणना होती है वर्ष 2005 में और शेरों की संख्या बढ़ करके हो जाती है 359। ध्यान रखिएगा, बिग कैट की चर्चा खूब हो रही है, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इस वर्ष भी और आगे भी पूछेगा, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्ष 2005 में एरिया भी बढ़ गया, 13,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। वहीं वर्ष 2010 में शेरों की संख्या फिर से बढ़ती है और 411 होती है और एरिया भी बढ़ करके 20,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। वर्ष 2015 में फिर शेरों की गणना होती है तो संख्या बढ़ करके हो जाती है 523 और एरिया बढ़ करके हो जाता है 22,000 वर्ग किलोमीटर। और फिर वर्ष 2020 में होती है शेरों की गणना, फिर शेरों की संख्या बढ़ करके हो जाती है 674 और एरिया हो जाता है 30,000 वर्ग किलोमीटर का। और फिर वर्ष 2025 में जिसकी बात चर्चा हम लोग कर रहे हैं, 891 हो जाती है और एरिया हो जाता है कितना, 35,000 वर्ग किलोमीटर। तो देख सकते हैं आप, और ये 10 वर्षों में शेरों की आबादी 70% बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, और देश में शेरों की आबादी पिछले 10 वर्षों में करीब 70% तक तो बढ़ोतरी हुई है, जो वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये 4 दिन में गणना और 7 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। शेरों की गणना में तकनीकी का खूब उपयोग हुआ है और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वर्ष 2015-16 में जब टाइगर की गणना हुई थी तो एम स्ट्रिप चर्चा में था, तब वहां से क्वेश्चन पूछा था। ये भी पूछ सकता है, इसलिए इसको कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये भी इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली परिदृश्य पुनरुद्धार के लिए विस्तृत कार्य योजना का अनावरण किया, जो अरावली पर्वत श्रृंखला को पुनर्स्थापित करने की एक प्रमुख पहल है। और भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली के पुनरुद्धार के लिए सरकार और समाज का समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्यशाला में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को पुनर्जीवित करने के लिए बहुहितधारक रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखिएगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को पुनर्जीवित करने के लिए रणनीति तैयार करने पर विस्तृत हितधारकों की सलाह से जुड़ी एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर में फैली हुई है। ये गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होती है और फिर राजस्थान में आगे, फिर दक्षिण हरियाणा, फिर दिल्ली में जाके समाप्त होती है। और इसके हाईएस्ट पीक की बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पे गुरु शिखर है, आप देख सकते हैं गुरु शिखर, और ये 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक, इसलिए तैयार रहिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अरावली पर्वतमाला पृथ्वी पर सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और जारी की गई कार्य योजनाओं में अरावली की पारिस्थितिकीय अखंडता को बहाल करने के लिए विज्ञान आधारित समुदाय नेतृत्व वाली नीति समर्थित रोडमैप की रूपरेखा दी गई और यहाँ 5 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला है पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, दूसरा सामुदायिक भागीदारी, तीसरा नीति और शासन, चौथा संपोषित आजीविका, अनुसंधान और नवाचार। कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और व्यापक चर्चाएं भी हुई हैं, जिसका समापन सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज, शिक्षाविदों, नागरिकों द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए अरावली परिदृश्य की रक्षा और उसे बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की कार्रवाई के आह्वान के साथ हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को।
अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है जो अवार्ड सेक्शन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हार्ट लैंप ग्लो स्टोरी कलेक्शन विंस द बुकर प्राइज फॉर बानू एंड दीपा। बानू मुस्ताक को हार्ट लैम्प के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। आप देख सकते हैं ये बानू मुस्ताक जो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में दीपा भास्थी को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए ये पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प में 12 लघु कहानियों का संग्रह है जो दक्षिण भारत की प्रजासत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है और इसका ही दीपा भास्थी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और कन्नड़ भाषा में विशेषता रखने वाली लेखिका बानू ने अपने साहित्यिक कार्यों के लिए कर्नाटक साहित्य अकादमी और दाना चिंतामणि अतिमब्बे पुरस्कार जैसे प्रमुख पुरस्कार भी जीते हैं। मुस्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका बन गई हैं, जिनकी पुस्तक किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित है, जबकि हार्ट लैम्प कन्नड़ से अनुवादित पहली विजेता पुस्तक है। याद रखिएगा, पहली कन्नड़ विजेता पुस्तक होगी ये। और उनसे पहले वर्ष 2022 में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि टॉप माओइस्ट लीडर अमंग 27 किल्ड इन छत्तीसगढ़। माओवादियों के सफाये के लिए चल रहे अभियान के इतिहास में बुधवार को सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली है। देश में माओवादी हिंसा का सबसे घृणित चेहरा 70 वर्षीय बसवराज उर्फ गगन्ना उर्फ नंबाला केशव राव मारा गया है और 1.5 करोड़ रुपए का ये इनामी बसवराजू भाकपा यानी माओवादी महासचिव व पोलित ब्यूरो का सदस्य था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर अबूझमाड़ व इंद्रावती टाइगर रिजर्व यानी आईटीआर इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जंगलों में हुई मुठभेड़ में डीआरजी जवानों ने बसव सहित 27 माओवादियों को ढेर कर दिया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बल की इस उल्लेखनीय सफलता पर गर्व है। हमारी सरकार नक्सलवाद यानी माओवाद की समस्या को समाप्त करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बड़ी न्यूज है, इसको कवर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।